आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, या अगर हम लोग इसको हिंदी में बोलें तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं केंद्र सरकार। ठीक है, अब हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूं कि इसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, वो हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें आपके आगे भी काम में आती है, यही नहीं आगे भी काम में आएगी, इसीलिए आप लोगों को पता रहे। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों के अंदर कवर करने वाले हैं और काफ़ी अच्छे से ग्राफिकली, जितना ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो सकता है उतना ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास जितने वीडियो अपलोड हो तो पूरे के नोटिफिकेशन आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखो, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो डेफिनेशन लिख रखी है मैंने, गवर्नमेंट की डेफिनेशन लिख रखी है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, हम लोग बोलते तो है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, सरकार है, सरकार है, ये होती क्या है सरकार? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। देखो, डेफिनेशन यहाँ मैंने लिख रखी है, लेकिन आप लोगों को एक ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, हम लोग इंडिया के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो जो भी कानून बनाना है उनको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, और पब्लिक की लाइफ सिस्टमेटिक हो। ठीक है, तो ये सारा काम जो इंस्टीट्यूशन करती है वो आपकी क्या कहलाती है? गवर्नमेंट कहलाती है। भाई सरकार है, सरकार क्या करती है कि रूल और रेगुलेशन बनाती है, ठीक है, उनको लागू करती है। क्यों लागू करती है? ताकि जो पब्लिक है, ठीक है, वो एक सिस्टमेटिक ढंग से क्या करे, अपनी लाइफ है उसको स्पेंड करे। ठीक है, तो जो ये काम करती है वो क्या कहलाती है? आपकी गवर्नमेंट कहलाती है। चलो डेफिनेशन पे चलते हैं। देखो, सच ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है विच हैज द पावर, जिसके पास पावर होता है। क्या क्या पावर होता है? लॉ बनाने का, इंप्लीमेंट करने का और इंटरप्रेट करने का। भाई अगर कुछ इंटरप्रेट का मतलब ये हो गया कि अगर उसमें कोई कमी है तो उसको वापस से क्या करो, रिवाइज करो, संशोधन कर दो, कुछ चेंजेस कर दो। ठीक है, और इंश्योर करना, क्या इंश्योर करना कि सिस्टमेटिक पब्लिक लाइफ, कि कंट्री के अंदर जो पब्लिक लाइफ है वो सिस्टमेटिकली ढंग से चल रही है। तो ये सारा काम जो इंस्टीट्यूशन करती है वो क्या कहलाती है? गवर्नमेंट कहलाती है। आई होप जो सरकार है उसका मीनिंग आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसको गवर्नमेंट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? सरकार। मीनिंग क्लियर हो गया? याद रखना, ये एक इमोशनल कंसेप्ट होता है। ठीक है, एक तरीके से ये इंटेंजिबल होती है, इमोशनल कंसेप्ट होता है। ठीक है, मीनिंग समझ में आ गया कि व्हाट इज गवर्नमेंट। अब हम लोग चलते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि देखो, बेसिक चीज जितनी भी होगी ना मैं आप लोगों की क्लियर करवाने वाला हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। ठीक है, याद रखना हम लोग कहाँ रहते हैं? इंडिया के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो मैं इंडिया को आप लोगों को बताने वाला हूं कि देखो, एक बार ऐसे ही मैप बना के आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, अब एक तरीके से सिर्फ समझाने के लिए है, तो ये इंडिया है। अब समझना, इंडिया के अंदर, ठीक है, पूरे इंडिया के अंदर जिसकी गवर्नमेंट रहती है वो कौन सी गवर्नमेंट कहलाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला मीनिंग तो ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसका दूसरा नाम होता है यूनियन गवर्नमेंट। क्या बोला मैंने? यूनियन गवर्नमेंट। मीनिंग क्लियर हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट मतलब इंडिया के अंदर जिसकी गवर्नमेंट है वो कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। मीनिंग क्लियर हो गया? ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती क्या है। ठीक है, अब यहां एक और चीज आएगी, फिर हम लोग क्या करते हैं, इंडिया को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट कहलाती है। एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर, जैसे मान लो ये वाला हिस्सा है, ये राजस्थान का हिस्सा है, तो ये इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो भी लोग रहते हैं, ठीक है, उनके लिए जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है? स्टेट गवर्नमेंट।
मीनिंग क्लियर हो गया। यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मीनिंग आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ किसके बारे में बात करने वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। स्टेट गवर्नमेंट की अगले चैप्टर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल की बात हो रही है, वापिस से इस चीज को फोकस करके चलना कि सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन होते हैं। कितने ऑर्गन होते हैं? 3, ठीक है। पहला ऑर्गन होता है आपका लेजिस्लेचर या जिसको व्यवस्थापिका के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। एंड द लास्ट वन इज जुडिशरी, ठीक है, या जिसको हम लोग न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। वैसे तो हम लोगों ने इन सारे जो ऑर्गन्स हैं उनका इंट्रो कर लिया था पिछले वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके पिछला वीडियो देख ले, ताकि आप लोगों का मीनिंग क्लियर हो जाए कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ और समझने वाले हैं। देखो ये जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यवस्थापिका बोलते हैं, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। मतलब लेजिस्लेचर जो पोर्शन है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। द फर्स्ट वन इज फेडरल लेजिस्लेचर, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। फेडरल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर, मीनिंग क्लियर हो गया। जो फेडरल लेजिस्लेचर है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग संघ व्यवस्थापिका, ठीक है, या संघीय व्यवस्थापिका। इतना मीनिंग क्लियर हुआ। स्टेट का मतलब राज्य व्यवस्थापिका, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के बारे में या फेडरल लेजिस्लेचर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। इतना आप लोगों का मीनिंग क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में हम लोग फेडरल या जिसको पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन गवर्नमेंट में जो फेडरल पोर्शन है उसको पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। इतना आप लोगों का मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो फेडरल लेजिस्लेचर है, ठीक है, वो 3 पार्ट से मिलके बनी है, या अगर बोल दूं पार्लियामेंट है उसके 3 ऑर्गन है। पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन है? 3 ऑर्गन है। अब वो 3 ऑर्गन कौन कौन से है वो देखो। सबसे पहले है प्रेसिडेंट, दूसरा है लोकसभा और तीसरी है राज्यसभा, ठीक है। भाई प्रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति, ठीक है। अब यार समझना इस चीज को, ठीक है। देखो जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है। सबसे पहले ये चीज आप लोगों को समझनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन हेड कौन होता है? राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। उसका काम क्या है? रोल इन फॉर्मेशन ऑफ लॉज, कि लॉ बनाना। यार कैसे? देखो समझना इस चीज को। जितने भी आपके नियम और कानून बनते हैं, ठीक है, वो कहाँ बनते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, ठीक है। लेकिन वो इम्प्लीमेंट कब होते हैं? जब आपके प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। तो प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद कोई भी कानून बनता है, इसीलिए इसको बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन हेड। मीनिंग क्लियर हो गया आप लोगों का कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन हेड? प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशन हेड, ठीक है, ठीक है। और इसका काम क्या है? लॉ बनाना। इतना मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आती है आपकी लोकसभा, ठीक है। इसको हिंदी में भी लोकसभा ही बोलते हैं, या इसको हाउस ऑफ पीपुल के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, या इसको लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इतना मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। फिर है आपका राज्यसभा। देखो जो राज्यसभा है इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है, या इसको अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या सीनियर हाउस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को इतना पता चल गया कि जो फेडरल है, ठीक है, इंडिया के अंदर उसको पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, और इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। तो अब हम लोग सबसे पहले लोकसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये लोकसभा होती क्या है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक लोकसभा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया हो, ठीक है, तो मेरे को यार कमेंट करके जरूर बता देना। काफी मेहनत की है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा। देखो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने समझा था कि जो पार्लियामेंट है उसके 3 ऑर्गन होते हैं, ठीक है। उन 3 ऑर्गन के अंदर पहला ऑर्गन हम लोग कवर करने वाले हैं लोकसभा, ठीक है।
तो देखो मैंने यहाँ लिख रखा है कि इसको फर्स्ट हाउस के नाम से या जो लोअर हाउस है उसके नाम से जाना जाता है। पार्लियामेंट होती है, उस पार्लियामेंट का ये लोअर हाउस होता है। मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। इसको हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो इसके मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स, मतलब जो इसके मेंबर होते हैं लोकसभा के वो डायरेक्टली किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं, सिटीजन्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। हम लोग पूरी लोकसभा की डिटेल जानते हैं कि लोकसभा का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा के अंदर। देखो जो मूल संविधान था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते थे लोकसभा के, 500। लेकिन जो ये रिकॉग्नाइजेशन एक्ट हुआ, ठीक है, गोवा दमन दीव रिकॉग्नाइजेशन एक्ट हुआ 1987, इसके बाद इसमें चेंजेस हुआ और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो बढ़ा दी गई 552 तक। मतलब अब कितने मेंबर हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोकसभा के अंदर, 552 मेंबर अब हो सकते हैं। याद रखना 2026 तक इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 552 मैक्सिमम हो सकते हैं। 552 को भी कैसे बाइफर्गेट करेंगे, 530 तो होंगे वेरियस स्टेट्स के, हमारे 29 स्टेट्स है, ठीक है। उन 29 स्टेट्स के कितने होंगे, 530 मेंबर, ठीक है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज है तो 9 यूनियन टेरिटरीज है, उन 9 यूनियन टेरिटरीज के कितने मेंबर होंगे हमारे, 20, ठीक है। मीनिंग क्लियर हो गया कि यूनियन टेरिटरीज के तो कितने मेंबर होंगे, 20, ठीक है। और जो स्टेट्स है उनके कितने होंगे, 530, और जो 2 है वो होंगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। क्लियर हो गई सिचुएशन कि जो मेंबर है, ठीक है, वो कितने हो सकते हैं लोकसभा के अंदर। समझ में आ गया कि 530 तो 20 और 2, ये गणित है 552 की। समझ में आ गया, सिंपल सा। अभी के टाइम जो लोकसभा की सिचुएशन है वो है कि 545 मेंबर है अभी के टाइम, 545, ठीक है। उसमें से 530 स्टेट्स के हैं, 13 है वो किसके हैं, यूनियन टेरिटरीज के। इसके अलावा 2 है वो नॉमिनेटेड है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपके नंबर ऑफ मेंबर्स की लोकसभा के अंदर, ठीक है, कितनी हो सकती है और एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इलेक्शन की तरफ। इनका चुनाव कैसे किया जाता है, जो मेंबर बनते हैं इनका, ठीक है। इलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम सिंगल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टोरल रीजन्स बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब जो वैश्विक मताधिकार प्रणाली है, ठीक है, वोटिंग की, उसके आधार पे इनको चुना जाता है। अब समझना यह है कि व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसको समझना मतलब जो 18 साल का है वो वोट दे सकता है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रणाली है आपकी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वयस्क मताधिकार जिसको बोला जाता है। मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, जो एमपी जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उन मतलब हम लोग ये उनको डायरेक्टली चुनते हैं, ठीक है। लेकिन वोट कौन दे सकता है, जो 18 साल का है, ठीक है। इसको बोला गया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। फिर है टेन्योर, मतलब इसका कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का। इसको टेम्परेरी हाउस के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मली इसका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। याद रखना जो लोकसभा है वो बीच में भी डिसॉल्व की जा सकती है, ठीक है। किसके द्वारा डिसॉल्व की जा सकती है, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। राय से, प्राइम मिनिस्टर की राय से, या प्रधानमंत्री है, ठीक है, उस प्रधानमंत्री की राय से प्रेसिडेंट के द्वारा इसको बीच में भी भंग किया जा सकता है। याद रखना ऐसा अब तक 8 बार हो चुका है। अब तक 8 बार डिसॉल्व टाइम से पहले ही लोकसभा हो चुकी है। तो ये 3 पॉइंट आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में कितने हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्शन, मतलब इनको कैसे चुना जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब जो 18 साल का होता है वो वोट देता है, ठीक है, और डायरेक्टली चूज करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। फिर है टेन्योर, इसका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। लोकसभा 5 साल की होती है, ठीक है। ये मीनिंग क्लियर हो गया आप लोगों का।
अगर इन 3 पॉइंट के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशंस देखो, हर कोई तो मेंबर बन नहीं सकता लोकसभा का, ठीक है, उसकी कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है पार्लियामेंट के द्वारा। अब वो क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, इन क्वालिफिकेशंस को पूरा करने के बाद ही वो मेंबर बन सकता है। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, एमपीज के लिए, ठीक है। ए पर्सन शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये है कि वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए। फिर दूसरी है एज 25 ईयर्स और मोर। देखो जो उसकी एज है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल या उससे ज्यादा, ठीक है, 25 साल से कम का एमपी नहीं बन सकता है। फिर है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो इसका मतलब ये है कि वो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे भारत सरकार की हो, ठीक है। फिर है फोर्थ पॉइंट है आपका, ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट फ्रॉम एनी कोर्ट एंड शुड नॉट बी मेंटली इल। मतलब वो जो मेंबर है वो तो पागल घोषित होना चाहिए, ना ही दिवालिया घोषित होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज है, दिवालिया अलग चीज है और पागल अलग चीज है, तो दोनों ही घोषित नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बैंकरप्ट है तो भी नहीं बन सकता मेंबर, और अगर वह पागल घोषित कर दिया गया है तो भी नहीं बन सकता मेंबर, ठीक है। फिर है ही शुड फुलफिल अदर क्वालिफिकेशंस एज लेड डाउन अंडर द लॉ बाय द पार्लियामेंट। इसके अलावा जो भी क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इन सारी क्वालिफिकेशन को तो पूरा करना ही पड़ता है। इसके अलावा जो जरूरी है उन क्वालिफिकेशन को भी पूरा करना पड़ता है, तब जाके वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। तो क्लियर हो गया होगा कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती है। आप लोगों को सिर्फ 5 याद रखनी है, ठीक है भाई। सिटीजन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए भारत का, आयु कितनी होनी चाहिए, 25 साल या उससे ज्यादा। इसके अलावा वो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, सीधा सा मतलब, ठीक है। इसके अलावा पागल और दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी नेसेसरी कंडीशन है वो फुलफिल करता हो, तब जाके वो क्या बन सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। फिर है फैसिलिटीज टू मेंबर्स। अब यार इसके जो मेंबर होते हैं उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है वो देखो। एंटाइटल टू रिसीव सैलरी, इनको भाई सैलरी भी मिलती है, अलाउंसेस भी मिलते हैं। अलाउंसेस मतलब भत्ते, भत्ते का मतलब ये होता है हर चीज का खर्चा मिलता है इन लोग को, ठीक है। एंड अदर फैसिलिटीज इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज है जो डिसाइड होती है पार्लियामेंट के द्वारा, वो सारी चीजें इनको मिलती है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। फिर है ऑफिसर्स, याद रखना इसके जितने भी मेंबर होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 545 मेंबर है करंट के अंदर, ठीक है। वो सारे मेंबर मिलके क्या करते हैं, उन 545 मेंबर से ही एक तो स्पीकर और दूसरा डिप्टी स्पीकर चूज करते हैं, ठीक है। देखो मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्ट ए स्पीकर एंड ए डिप्टी स्पीकर। क्या बोला मैंने कि जो 545 मेंबर है वो 545 मेंबर क्या करते हैं, एक तो स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर, वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। पूरा जो काम होता है, ठीक है, लोकसभा जिसको संभालनी होती है वो स्पीकर, और स्पीकर एब्सेंस हो तो उसकी एब्सेंस में कौन संभालता है, डिप्टी स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर जिसको बोला जाता है। मीनिंग क्लियर हो गया भाई। अगर सीधी सी बात बोल दूं कि जैसे क्लास होती है, उस क्लास में उस पूरी क्लास को कौन संभालता है, मॉनिटर, ठीक है। तो यहां जो स्पीकर का काम है, ठीक है, एक तरीके से क्लास में मॉनिटर का काम हो गया, ठीक है। फिर है डिप्टी स्पीकर, भाई 2 मॉनिटर बनाए जाते हैं, अगर एक एब्सेंट हुआ तो दूसरा संभाल लेगा उस चीज को, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ जो ऑफिसर्स होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। फिर है कन्वेंशन का मतलब होता है अधिवेशन, ठीक है। याद रखना जो मीटिंग्स होती है, ठीक है, वो किसके द्वारा बुलाई जाती है और किसके द्वारा पोस्टपोन की जा सकती है, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। मीटिंग्स किसके द्वारा बुलाई जा सकती है और किसके द्वारा पोस्टपोन की जा सकती है, बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। याद रखना जो 2 मीटिंग्स है उन 2 मीटिंग्स में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। केवल आपातकाल की सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, मतलब इमरजेंसी की सिचुएशन उसमें ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो पॉइंट्स हम लोगों ने अभी कंप्लीट किए हैं, जो क्वालिफिकेशंस है वो आपकी क्लियर हो गई होगी कि एमपी बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, फैसिलिटीज क्या क्या मिलती हैं मेंबर्स को, ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं, जो कन्वेंशन है वो
क्या होती है, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के हो गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आई होप जो फॉर्मेशन है लोकसभा का वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मेशन कैसे होता है लोकसभा का। इससे पहले हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े थे, 4 पॉइंट अब हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो ऐसे करके 7 पॉइंट है जो फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा आप लोगों को याद रखना है। बड़ा क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो आप ये 7 पॉइंट कर सकते हो। ठीक है, और बहुत ही इजी है ये। ठीक है, और आसानी से आप लोग कर सकते हो। तो हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा है, लोकसभा का जो गठन है वो कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा के अंदर तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। जो पार्लियामेंट का दूसरा ऑर्गन है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारी राज्यसभा है उसका गठन कैसे होता है, या जो फॉर्मेशन है वो राज्यसभा का वो कैसा होता है। तो देखो याद रखना, इसको सेकेंड हाउस या अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। वही चीजें जो हम लोगों ने लोकसभा के अंदर पढ़ी थी, ठीक है, वही पॉइंट अब हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, राज्यसभा के अंदर। बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस हम लोगों को देखना है। वो क्या क्या है वो देखो। सबसे पहले है नंबर ऑफ मेंबर्स। याद करो लोकसभा के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके कितने मेंबर होते हैं, वैसे ही राज्यसभा के भी नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 80 जो मैक्सिमम नंबर है, ठीक है, वो कितने हो सकते हैं, 250। कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। ठीक है, और 8 प्रेजेंट में जो सिचुएशन है वो क्या है, 245। ठीक है, उसमें से 233 तो कहां से आते हैं, स्टेट के द्वारा। और याद रखना इसमें जो वोटिंग होती है लोकसभा के अंदर तो डायरेक्टली होती थी और यहां इनडायरेक्टली वोटिंग होती है। ठीक है, मतलब राज्यसभा के लिए हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं करते, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वोट करते हैं। फिर जो 12 है वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो 12 लोगों को चुनता है। तो इस तरीके से 245 कंप्लीट होते हैं। समझ में आ गया कि कितने मेंबर होते हैं। फिर है इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट। देखो इलेक्शन, इनका चुनाव कैसे होता है और इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है। याद रखना जो 12 मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। अब वो 12 मेंबर कौन कौन सी फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हैं, एक्सपर्ट इन फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस और भी बहुत सारे फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, जो 12 मेंबर यहां चुने जाएंगे ना वो इन फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हैं। ठीक है, फिर है रेस्ट ऑफ इलेक्टेड इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपुल। याद रखना मैंने क्या बोला, जो 233 है वो किसके द्वारा चुने जाएंगे, स्टेट्स के द्वारा, लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली चूज किए जाएंगे। फिर है मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बाय द प्रोसेस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर जो मेंबर है वो कैसे चूज किए जाएंगे वो लिख रखा है कि जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव है, ठीक है, जो राज्य व्यवस्थापिका है उसमें उसकी प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आधार पे जो मेंबर है उनको चुना जाता है। एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाता हूं कि जो इसके मेंबर है वो कैसे चुने जाते हैं। हम लोग जो एमएलएज वगैरह होते हैं उनको चूज करते हैं। एमएलएज किसको बनाता है, चीफ मिनिस्टर को। तो जो एमएलए है वो वोट करते हैं मेंबर को, यहाँ कि राज्यसभा के अंदर हमारे स्टेट से कितने मेंबर जाएंगे। तो हमारे जैसे राजस्थान के 10 मेंबर जाते हैं, ठीक है, राज्यसभा के अंदर। तो इनको वोट कौन देंगे, जो हमारे एमएलएज है, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो इनको वोट देंगे। ठीक है, हम डायरेक्टली इनको वोट नहीं देते, हम तो सिर्फ किसको वोट देते थे, जो लोकसभा के मेंबर जो चुने जाते थे उनको वोट देते थे, या जो हमारे जो एमएलएज है उनको वोट देंगे। और जो एमएलएज है वो किनको चूज करेंगे, ये जो राज्यसभा के सांसद होते हैं इनको चूज करते हैं। मीनिंग क्लियर हो गया। ठीक है आपका नेक्स्ट पॉइंट क्वालिफिकेशंस। देखो याद रखो जो क्वालिफिकेशन हम लोगों ने लोकसभा के अंदर पढ़ी थी वही क्वालिफिकेशन राज्यसभा की है। सिर्फ एक
क्वालिफिकेशन को छोड़ के, वो है एज वाली। वहां हम लोगों ने पढ़ा जो लोकसभा है, उस लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 25 या उससे ज्यादा। और यहां बस एज चेंज हो जाएगी, यहां कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर। ठीक है, अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल या 30 साल से ज्यादा। और बाकी की जो कंडीशन है वो वही कंडीशन होगी जो कि लोकसभा के मेंबर बनने की होती थी। वह इंडियन होना चाहिए या इंडिया का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये सारी बेसिक कंडीशन जो मेंबर लोकसभा के मेंबर बनने की थी वही राज्यसभा के मेंबर बनने की है। मैंने लिख रखा है कि रेस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन आर द सेम एज दोज रिक्वायर्ड फॉर मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। अगर आप लोगों के क्वेश्चन आता है फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा तो आप पूरी क्वालिफिकेशन लिखोगे। ठीक है, कौन सी जो लोकसभा की थी, सिर्फ एज को वहां आप कितना कर दोगे, 30 कर दोगे और बाकी वही लिखोगे। ठीक है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिख रखा है। ठीक है, तो आई होप ये तीनों पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसके और पॉइंट्स भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर इन 3 पॉइंट्स में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कुछ और चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं फॉर्मेशन के अंदर। देखो, टेन्योर हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, उसके मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है या जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। वही यहां राज्यसभा के अंदर ये चीज चेंज होके कितने साल हो गई, 6 साल। ठीक है, याद करो कि जो लोकसभा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, टेम्परेरी हाउस, और इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट हाउस। मतलब इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। फिर क्या लिखा है, 1/3 ऑफ इट्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर एंड द सेम नंबर ऑफ न्यू मेंबर्स एज्यूम ऑफिस। याद रखो कि इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं और उतने ही नए मेंबर हर 2 साल के अंदर आते हैं। ठीक है, हो गया टेन्योर के बारे में। फिर है सैलरी अलाउंसेस एंड अदर फैसिलिटीज। जो लोकसभा के मेंबर को मिलती थी वही सेम फैसिलिटीज, सैलरी अलाउंसेस और फैसिलिटी किसको मिलती है, राज्यसभा के सांसद को मिलती है। क्लियर हो गया। फिर है ऑफिसर्स। हम लोगों ने वहां क्या पढ़ा था, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर होता था, वही वहां स्पीकर होता था और यहां कौन होगा, एक्स ऑफिसो चेयरमैन। और याद रखना यहां जो चेयरमैन होता है वो फिक्स होता है। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का वो हमारा क्या होता है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन। इसमें फिक्स है कि हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है वो इसका क्या होता है, पदेन सभापति। ठीक है, जो मेन होता है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो जितनी भी मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट होती है वो कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर 1 डिप्टी स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर चेयरमैन जो होता है, ठीक है, वो मेंबर्स में से चूज किया जाता है। ठीक है, याद रखना मैंने आपको जो चीज बताई थी कि अगर ये एब्सेंस है तो इसकी एब्सेंस में कौन काम करेगा, जो डिप्टी स्पीकर चेयरमैन है वो काम करेगा। मान लो अगर ये नहीं आया तो इसके एब्सेंस में कौन काम करेगा, जो डिप्टी स्पीकर है वो। ठीक है, और डिप्टी स्पीकर किन में से चूज किया जाएगा, जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनमें से ही चूज किया जाएगा। और वाइस प्रेसिडेंट ये तो पहले से डिसाइड होगा, ये तो थ्रू वोटिंग चूज होता है। ठीक है, तो इसका जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, वहां कौन कौन होते थे, वहां होता था स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, यहां होंगे चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर चेयरमैन। मीनिंग क्लियर हो गया। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस है फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोग दोनों वीडियो देखोगे और उनको लिखोगे और उनको याद करने की कोशिश करोगे तो आपको साफ डिफरेंस पता चल जाएगा इन दोनों हाउसेस के बारे में। ठीक है, तो ये 2 जो ऑर्गन थे हमारे पार्लियामेंट के वो कंप्लीट हो गए हैं। कुछ और जो चीजें हैं इनके पावर्स वगैरह उनका हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप जो फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा है वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।